नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर इंटरलिंक्ड जो रिएक्शंस है दैट इज पायरुवेट ऑक्सीडेशन। इसमें अब जो पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइज होते हैं। तो आपका जो पायरुवेट की जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे हुआ है, इनसाइड दी साइटोसोल्स हुई है। अब ये जो पायरुवेट है आपके साइटोसोल से कहाँ पे माइग्रेट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंटर करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपका जो पायरुवेट है ये आपका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से आपका किसमें चेंज होगा, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर क्या होगा आपका चेंज होगा। तो अगर हम साइट की बात करें तो पायरुवेट जो ऑक्सीडेशन से कहाँ पे अकर्स होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है। आपके 3 कार्बन का जो पायरुवेट है वो किसमें चेंज होता है, आपके 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम के अंदर क्या होता है आपका चेंज होता है। तो अगर हम एसिटाइल को एंजाइम की बात करें तो इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 ही कार्बन होते हैं, बट अगर हम पायरुवेट की बात करें तो आपका ये क्या होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन। अगर हम बात करें कि पायरुवेट का कौन सा मॉलिक्यूल्स आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ड्राइव्ड होता है, तो आपका थर्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके ग्लूकोज के फर्स्ट मॉलिक्यूल से, सेकंड जो मॉलिक्यूल्स है वो सेकंड मॉलिक्यूल से, और फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके ग्लूकोज के थर्ड मॉलिक्यूल से क्या होता है आपका ड्राइव्ड होता है। और अगर हम बात करें आपका पायरुवेट ऑक्सीडेशंस की बात करें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम्स की बात करें, तो आपका पायरुवेटिक डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम्स है ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसको हम पीडीसी के नाम से जानते हैं। और ये आपका मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 3 एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम फर्स्ट, एंजाइम सेकंड एंड एंजाइम थर्ड प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमने बेसिक डिस्कस कर लिया कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो है वो आपका साइट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी साइटोसोल्स प्रेजेंट होता है। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पायरुवेट जो ऑक्सीडेशन है वो आपका अकर्स होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। पायरुवेट जो ऑक्सीडेशन है इसमें एक सिंगल रिएक्शन होते हैं, जैसे आपका जो पायरुवेट है वो किसके अंदर चेंज होता है, आपका एसिटाइल को एंजाइम के अंदर चेंज होता है। और जो ये स्टेप होता है आपका जब पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म होता है तो एक ऐसा होता है आपका इरिवर्सिबल स्टेप होता है। और हमने बताया कि जितने भी इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो आपका पायरुवेट से जब आपका पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम की फॉर्मेशन होता है तो एक ऐसा स्टेप होता है आपका इरिवर्सिबल, एज वेल एज कैसा होता है आपका रेगुलेटरी स्टेप होता है। इस स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है वो किसकी हेल्प से होता है, पीडीसी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्या होते हैं 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम फर्स्ट, एंजाइम सेकंड एंड एंजाइम थर्ड। एंजाइम फर्स्ट की बात करें तो एंजाइम फर्स्ट को हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम से क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जो पायरुवेट है उसका ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन करता है। इस एंजाइम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है 24 क्या होती है आपकी पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर कोफैक्टर की बात करें तो यूज करता है टीपीपी को कोफैक्टर की तरह यूज करता है। सेकंड एंजाइम की बात करें, E2 एंजाइम की बात करें तो सेकंड जो एंजाइम्स है दैट इज डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम होता है। फंक्शंस क्या होता है इसका, कैटलेज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम। आपका जो को एंजाइम जो ए है उसको क्या करता है, एसिटाइल जो ग्रुप है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके अंदर भी क्या होता है आपकी 24 क्या होते हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होती है, और ये कोफैक्टर यूज करता है लिपोइक एसिड एंड को एंजाइम को। इसके अलावा एंजाइम 3 की बात करें, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो आपका फंक्शंस परफॉर्म करता है रीऑक्सीडाइज डाइहाइड्रोलिपोअमाइड। जो डाइहाइड्रोलिपोअमाइड है उसको क्या करता है, रीऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसके अंदर 12 नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये यूज करता है NAD प्लस एंड FAD को क्या करता है, यूज करता है एज ए कोफैक्टर। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है या फिर हम सेकंड मेन स्टेप की बात करें दैट इज क्रैब साइकिल। इसको हम TCA साइकिल के नाम से जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, एज वेल एज इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इसमें स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई क्रैब साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल्स के नाम से बोलते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम आपका स्टडी किया था क्रैब ने, सर हैंस क्रैब ने, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं,
क्रैब साइकिल्स के नाम से जानते हैं। तो क्रैब साइकिल वाला जो स्टेप है ये कैसा होता है आपका, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। बट अगर हम ग्लाइकोलाइसिस स्टेप की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है वो कैसा होता है आपका, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। बट अगर हम क्रैब साइकिल्स की बात करें तो क्रैब साइकिल जो है वो कैसा होता है आपका, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है। अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी क्या होगा आपका, क्रैब साइकिल्स क्या होगी आपकी अकर होगी। साइट की बात करें तो आपकी जो क्रैब जो साइकिल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोसोल्स के इनसाइड प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रैब साइकिल्स है वो अकर्स होती है इनसाइड दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप्स की बात करें तो आपकी जो टीसीए जो साइकिल्स है इसके अंदर तीन जो स्टेप है वो कैसे होते हैं आपके, इरिवर्सिबल्स होते हैं। दैट मीन्स तीन स्टेप पे इनको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दो स्टेप इसके अंदर कैसे होते हैं आपके, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर होता है। फोर्थ स्टेप पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन अकर होता है। और एक सिंगल स्टेप के ऊपर क्या होता है आपका, सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन होता है। और इस सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन से मे बी आपका एटीपी फॉर्म हो सकता है और इट मे बी क्या हो सकता है आपका, जीटीपी भी क्या हो सकता है आपका फॉर्म हो सकता है। तो आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन एक स्टेप का कर होता है जिससे आपके एटीपी और आइदर क्या हो सकता है आपका, जीटीपी क्या होता है आपका फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें आपके पायरुवेट जो है वो आपका लिंक रिएक्शन से किसमें चेंज हुआ था, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर चेंज हुआ था। ये आपका क्या है, दो कार्बन का मोलिकुल्स है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक 4 कार्बन का मोलिकुल्स प्रेजेंट होता है दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये 4 कार्बन का मोलिकुल्स और 2 कार्बन का जो मोलिकुल्स है आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक 6 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल मोलिकुल फॉर्म करते हैं सिट्रेट। दैट्स व्हाई इस साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं, सिट्रेट एसिड साइकिल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कंडेंसेशन जो रिएक्शंस है दैट मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो कैसा होता है आपका, कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है। और एंजाइम्स की बात करें तो आपके एंजाइम्स आपका होता है सिट्रेट सिंथेसिस। इससे क्या होता है आपकी सिट्रेट की सिंथेसिस होती है। तो इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब आपका ये जो सिट्रेट है ये आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सिस एकोटिनेट के अंदर चेंज होता है। और एंजाइम्स की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकोटिनेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। अब ये सिस एकोटिनेज है ये आपका चेंज होता है आइसो सिट्रेट के अंदर चेंज होता है। या फिर अगर हम बात करें जो सिट्रेट है वो डायरेक्टली क्या चेंज होता है आपका, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है। बट अगर हम इसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज भी प्रेजेंट होती है जिसमें आपका सिट्रेट फर्स्ट सिस एकोटिनेज के अंदर चेंज होता है, एट लास्ट किसके अंदर चेंज होता है आपका, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है। दैट्स व्हाई सेकंड जो रिएक्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, दो सब स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड क्या है, 2A एंड 2B। तो अगर हम सेकंड रिएक्शंस की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका रिलीज होता है। तो इसमें जब सिट्रेट सिस एकोटिनेज के अंदर रिलीज होता है तो इसके अंदर क्या होता है आपका, वाटर रिलीज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। बट सिस एकोटिनेज जब आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है फिर से क्या होता है आपका, यूटिलाइज होकर किसमें चेंज होता है, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज होता है। अब ये जो आइसो जो सिट्रेट है इससे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है आपका, यूटिलाइज हो रहा है। दैट्स व्हाई 2B को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है। अब हम आइसोसिट्रेट की बात करें तो यहां तक जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वो कितने थे आपके, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे। दैट मीन अगर हम बात करें 6 कार्बन का जो सिट्रेट है वो किसमें चेंज हुआ है, आइसोसिट्रेट के अंदर चेंज हुआ है। अगर हम सिट्रेट की बात करें आइसोसिट्रेट की बात करें तो दोनों के अंदर क्या है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। बट जो पोजीशंस है कार्बन मॉलिक्यूल्स की उसके अंदर चेंजमेंट होने के कारण दोनों आपस में क्या आपके आइसोमर है। ठीक है, दोनों आपके क्या है, आइसोमर है, दोनों ही क्या आपके 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। अब ये 6 कार्बन का जो आइसोसिट्रेट है ये क्या शो करेगा आपका, डी कार्बोक्सिलेशन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो हमने बताया था दो स्टेज पे क्या होता है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। तो थर्ड एंड फोर्थ जो आपका स्टेप होता है, थर्ड और फोर्थ जो रिएक्शंस होती है क्रैब साइकिल्स की वो कैसी होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, जब आइसोसिट्रेट
अल्फा क्यूटाग्रेडेट के अंदर चेंज होगा तो आपका एक जो CO2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा आपका चेंज होगा, आपका एक CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका रिलीज होगा। एक CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो आपका जो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो गया, एक कार्बन क्या होगा आपका रिलीज होगा, तो 6 कार्बन का जो आइसोसिट्रेट है वो आपका कन्वर्ट होगा 5 कार्बन के अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर चेंज होगा। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होता है थर्ड स्टेप पे, दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। हमने बताया था जब भी आपके क्या हो NAD आपके किस में चेंज होता है, आपके NADH के अंदर चेंज होते हैं, तो आपका जो एंजाइम है वो कौन सा होगा आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। और किसका डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, आइसोसिट्रेट का हो रहा है, तो इस एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के नाम से जानेंगे। अब अल्फा कीटा ग्लूटरेट के अंदर फिर से क्या होगा आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनेशन होगा, तो आपका 5 कार्बन का जो अल्फा कीटा ग्लूटरेट है इसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल जो होगा, दैट मींस एक कार्बन का मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाएगा, तो आपका 4 कार्बन का क्या होगा आपका सुसाइनिल को एंजाइम क्या होगा आपका फॉर्म होगा। ठीक है, एंजाइम्स की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका एक NAD किस में चेंज हो रहा है, आपका NADH2 के अंदर चेंज हो रहा है, तो आपका जब NADH2 के अंदर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेज रिएक्शंस बोलते हैं। तो डिहाइड्रोजनेज किसका हो रहा है आपका, अल्फा क्यूटारेट का हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा क्यूटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के नाम से जानेंगे। अब ये जो आपका 4 कार्बन का सुसाइल को एंजाइम हुआ है, यहाँ पे क्या होगा आपका फोस्फोराइलेशन होगा। फोस्फोराइलेशन क्या होगा कि आपके एडीपी है वो किस में कन्वर्ट होगा आपका, आइदर या तो एटीपी के अंदर चेंज हो सकता है या फिर आपके जीटीपी के अंदर चेंज हो सकता है। आपको कंसाइज नहीं होना कि यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फर्स्ट टाइम हो रहा है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आपके एटीपी फॉर्म होंगे। इट मे बी आपकी कुछ सेल्स है जिसमें क्या होता है आपका जीटीपी की क्या होता है आपकी फॉर्मेशन होते हैं, जीटीपी को यूज करते हैं एज ए एनर्जी करेंसी। तो आपके फिफ्थ स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका फोस्फोराइलेशन होता है, एक सिंगल स्टेप है जिसपे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन सर्कल होता है। ठीक है, तो आपका सुसाइनिल जो एंजाइम है वो किसमें चेंज होगा, आपका सुसाइनेट के अंदर चेंज होगा। और जो सुसाइनेट है ये भी क्या होता है आपका 4 कार्बन के मोलिक्यूल्स है। अब ये जो आपका 4 कार्बन का सुसाइनेट है यहाँ पे क्या होगा आपका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा। डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो हमने बताया था कि आपके NADH में चेंज हो जाए या फिर आपका FADH किस में चेंज हो जाए, आपके FADH2 के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और एंजाइम्स हम क्या बोलेंगे, किसका हो रहा है, सुसाइनेट का हो रहा है, तो इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, सुसाइनेट थायोकाइनोज बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी सिक्स्थ है तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे, सुसाइनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। तो आपका क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, FADH किस में चेंज हो रहा है, FADH2 के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुसाइनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। अब आपका जो सुसाइनेट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूमरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये भी क्या होता है आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें फिर से क्या होगा आपका हाइड्रेशन रिएक्शंस होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स अटैच होके आपका फ्यूमरेट है वो किसमें चेंज होगा, मालेट के अंदर। अब इस मालेट के अंदर फिर से क्या होगा आपका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, आपके जो NADH है वो किसमें चेंज होगा, आपके NADH2 के अंदर चेंज होगा, दैट मींस डिहाइड्रोजिनेशन होगा। कौन चेंज हो रहा है आपका, मालेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा आपका, मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलेंगे। आपके मालेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो मालेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर चेंज होगा। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये फिर से क्या होगा आपका एसिटाइल को एंजाइम के साथ बाइंड होकर क्या करेगा, सिट्रेट की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें हम बात करें कि आपके कंप्लीट जो रिएक्शंस है उसके अंदर क्या होता है, आपके दो एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म होते हैं, दो पाइरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, दो एसिटाइल को एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपकी जो क्रैब जो साइकिल्स है क्या होगी, आपकी 2 टाइम्स क्या करेगी, आपकी रन करेगी। तो अगर हम बात करें इसमें आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस की बात करें तो एक टाइम पे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशंस होता है, और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा आपका ATP या फिर आपका GTP क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो कौन सी रिएक्शंस पे होता है, आपकी जो फिफ्थ जो रिएक्शंस है उस पे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है आपका फॉस्फोरिलेशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके FADH2 की फॉर्मेशंस की बात करें तो FADH2 एक सिंगल स्टेप के ऊपर फॉर्म होता है, आपकी सिक्स्थ रिएक्शंस पे क्या होता है आपका FADH2 की फॉर्मेशंस होते हैं, जब आपका सुसाइनेट किसमें चेंज होता है, आपके फ्यूमरेट के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर NADH2 की बात करें तो एक NADH2 आपकी थर्ड रिएक्शंस पे फॉर्म होता है,
सेकंड NaDH2 की बात करें तो सेकंड जो NaDH2 है वो आपका फॉर्म्ड होता है फोर्थ रिएक्शंस के ऊपर, और थर्ड जो NaDH2 है वो आपका फॉर्म्ड होता है एट्थ रिएक्शंस के ऊपर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें थर्ड NaDH2 की बात करें तो आपके NaDH2 आपके फॉर्म्ड होते हैं थ्री स्टेप के ऊपर क्या होता है आपके फॉर्म्ड होते हैं। कौन कौन से स्टेप? आपके थर्ड स्टेप के ऊपर, थर्ड रिएक्शंस के अंदर, आपके फोर्थ रिएक्शंस के अंदर, और आपकी एट्थ जो रिएक्शंस है वहां पे क्या होता है आपका NaDH2 की क्या होती है आपकी फॉर्मेशंस होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ आपके साइकिल्स की बात करें तो क्रैब साइकिल्स में एक स्टेप पे क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, दैट मींस एक आपका एटीपी या जीटीपी की फॉर्मेशन होती है। अगर हम NaDH2 की बात करें तो तीन आपके NaDH2 क्या होते हैं आपके फॉर्म्ड होते हैं, और FADH2 की बात करें तो एक क्या होता है आपका FADH2 क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है क्रैब साइकिल से। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटीपीज की बात करें तो टोटल कितने एटीपीज फॉर्म्ड होते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि एक जो NaDH2 है उससे क्या होता है आपके 2.5 क्या होते हैं आपके एटीपी की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होते हैं। तो तीन NaDH2 फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो थ्री को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 7.5, जैसे वन से क्या होंगे 2.5, सेकंड से भी 2.5 और थर्ड से भी क्या होंगे आपके 2.5 होंगे, तो आपके 7.5 जो एटीपी है वो आपके NaDH2 से फॉर्म्ड होंगे। और एक FADH2 क्या करता है 1.5 एटीपी को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। तो 1.5 एटीपी आपके किससे फॉर्म्ड होंगे FADH2 से, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा तो एक FADH2 क्या करता है 1.5 एटीपी को क्या करता है फॉर्म्ड करता है। तो टोटल अगर हम एटीपी की बात करें आपकी थ्रू दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो कितने होंगे आपके 9 एटीपी की क्या होगी आपकी फॉर्मेशन होगी, और एक जो एटीपी है वो कैसा होगा आपका सबस्ट्रेट लेवल से क्या होगा आपका फॉर्म्ड होगा। तो टोटल 10 एटीपी की फॉर्मेशन होगी जब एक एसिटाइल जो एंजाइम है वो किसमें चेंज होगा आपकी क्रैब साइकिल्स के अंदर आपका क्या होगा अकर्स होगा। तो इसमें टोटल कितने को एसिटाइल को एंजाइम्स होते हैं, तो दो एसिटाइल को एंजाइम होते हैं, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रैब साइकिल्स के अंदर टोटल कितने हो गए आपके 20 एटीपी क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके नंबर ऑफ एटीपीज की बात करें तो आपका जब ग्लूकोज से पायरुवेट के अंदर चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो इससे दो एटीपी जनरेट होते हैं और दो आपके क्या होते हैं NaDH2 जनरेट होते हैं। जब पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम के अंदर चेंज होता है तो इसमें दो CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और दो ही क्या होते हैं आपके NaDH2 रिलीज होते हैं। तो एक NaDH2 क्या करता है आपके क्या करता है 2.5 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म 2.5 एटीपी को फॉर्म करता है। तो पायरुवेट से जब एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म होगा तो यहाँ पे कितने होंगे आपके 5 एटीपी क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। ग्लाइकोलाइसिस में कितने थे आपके 7 एटीपी क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। और अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल्स की बात करें तो हमने बताया टोटल 20 एटीपी क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। जब हम तीनों के आपके जब एटीपी को कंबाइन करेंगे तो 20 और 7 27, और 27 में 5 को हम करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 32 एटीपी क्या होंगे जनरेट होंगे, जब एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीट उसका क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके जब सिट्रिक एसिड साइकिल्स होते हैं तो इसमें 4 क्या होता है आपके CO2 रिलीज होते हैं, 2 एटीपी की जनरेशन होती है, 6 NADPH फॉर्म्ड होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके FADH2 क्या होते हैं आपके फॉर्म्ड होते हैं। तो एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उससे 32 एटीपी की जनरेशन होती है, एक जो पायरुवेट जो मॉलिक्यूल्स है उससे क्या होती है 12.5 एटीपी की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अगर हम एक की बात करें तो यहाँ पे एक जो पायरुवेट है वो क्या करता है 12.5 एटीपी को क्या करता है आपका फॉर्म करता है। अगर हम टोटल की बात करें तो 20 और 5 25 एटीपी फॉर्म होते हैं, किससे दो पायरुवेट से फॉर्म होते हैं। बट अगर हम एक सिंगल पायरुवेट की बात करें तो सिंगल पायरुवेट से क्या होंगे 12.5 एटीपी क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं। अगर हम एक एसिटाइल को एंजाइम की बात करें दैट मींस एक एसिटाइल को एंजाइम की बात करें तो उससे क्या होंगे आपकी 10 एटीपी की फॉर्मेशन होगी। दो एसिटाइल को एंजाइम की बात करें तो टोटल 20 एटीपी क्या होते हैं आपके जनरेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक सुसाइनिल को एंजाइम की बात करें, आपके सिट्रिक एसिड में सुसाइनिल को एंजाइम की बात करें तो उससे क्या होता है ओनली 5 एटीपी के होंगे आपके जनरेट होंगे। अगर हम एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो क्या होंगे आपके 33 एटीपी फॉर्म होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होते हैं तो यहाँ पे एक जो
एटीपी है वो किस में चेंज होता है, आपका एडीपी के अंदर चेंज होता है। डेट मीन्स एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक जो एटीपी जो लॉस होता है वो क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो टोटल क्या होंगे आपके 33 एटीपी क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। इसके अलावा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट की बात करें, तो जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और इस फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट से क्या होता है, आपका फ्रक्टोज 1,6 क्या होता है, आपका बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। और इस स्टेप पे क्या होता है, आपका एक अनदर जो एटीपी है वो किसमें हाइड्रोलाइज होता है, एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइज। तो डेट मीन्स दोनों जो आपके एटीपी जहां पे यूटिलाइज होते हैं वो आपके यूटिलाइज नहीं होंगे, तो आपके टोटल 34 जो एटीपी है वो क्या होंगे, आपके जनरेट होंगे। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 32, पायरुवेट से 12.5, एसिटल को एंजाइम से 10, सुसाइनिल को एंजाइम सिंगल से 5, 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 33 और आपके 1 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या होंगे, आपके 34 एटीपी क्या होंगे, आपके जनरेट होंगे। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट जो स्टेप है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस। ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशंस है इसमें क्या होता है, जो आपके NADH और आपके FADH2 जो जनरेट है वो क्या होता है, आपके ऑक्सीडेशंस अकर होता है। जब NADH और FADH का ऑक्सीडेशंस होगा तो इससे क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका फ्लो होगा, और इन इलेक्ट्रॉन को लास्ट कौन एक्सेप्ट करता है, आपका ऑक्सीजन। तो आपके ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। अब जब FADH और आपके FADH2 और आपके NAD2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो इनके जब NADH2 NAD के अंदर चेंज होंगे, FADH2 FAD के अंदर चेंज होंगे, तो इनसे क्या होंगे, आपके जो प्रोटॉन है वो क्या होंगे, आपके जनरेट होंगे। अब ये जो प्रोटॉन है ये आपको क्या करेंगे, जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, आपके पंप करने का काम करेंगे। अब ये जो प्रोटॉन का जब पंप होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, जनरेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट की, जिसको हम ईजी ECPG के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके इनसाइड क्या होती है, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं, जो क्या होती है, आपकी फोल्डेड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, आपके आपके कुछ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करें, कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें, कॉम्प्लेक्स फोर्थ की बात करें, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात करें। तो जो कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है वो क्या करता है, आपके NADH है, इसको क्या करता है, NADH2 है, इसको क्या करता है, किसमें चेंज करता है, NAD के H के अंदर क्या करता है, आपका कन्वर्ट करता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स वन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, आपके फ्लो होंगे आपके फर्स्ट मॉलिक्यूल से आपके साइटोक्रोम Q, और साइटोक्रोम 2 से क्या होंगे, आपके कॉम्प्लेक्स 2 तक क्या होंगे, आपके ट्रांसपोर्ट होंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो आपके NADH का ऑक्सीडेशन करता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो क्या करता है, आपके FADH2 का क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, और आपके ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। तो इससे आपका जब NADH2 NADH के अंदर चेंज होगा तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन होगा, देन आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके फ्लो करेंगे, और आपके फिफ्थ जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस पर लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है वो कौन होता है, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब जब ये आपके NADH2 के अंदर चेंज होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके जो हाइड्रोजन मतलब आपके जो प्रोटॉन्स है उनका क्या होगा, आपका एक्यूमुलेशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड दी आपके आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, आपके एटीपेज एंजाइम होता है, आपके एटीपी सिंथेटेज होते हैं, जिसमें आपके F0 और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब इनसे आपके जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे, तो क्या होगा, आपका ATP की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तब आपके जो प्रोटॉन्स है वो आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आपके एटीपेज जो है वो आपका एटीपी सिंथेटेज जो है वो क्या करेगा, आपका ADP से क्या करेगा, ATP की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपके NADH और आपके FADH किसमें चेंज होंगे, आपके ATP के अंदर क्या होंगे, आपके कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है वो क्या करता है, NADH का
ऑक्सीडेशन काज करता है, और कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है वो क्या करता है, आपके FADH को क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो जब आपके NAD के अंदर चेंज होंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, आपके फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन एक NADH2 से क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके रिलीज होंगे, और आपके 4 जो प्रोटॉन है वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से क्या होंगे, आपके इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहां पे क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके साइटोक्रोम्स से आपके कॉम्प्लेक्स थर्ड तक जाएंगे, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड से आपके इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, देन एट लास्ट क्या होंगे, आपके कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन मोलिकुल्स एक्सेप्ट करके किसमें चेंज होगा, आपका वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसमें कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आपका रिलीज करने का काम करता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो आपके 4 जो आपके जो प्रोटॉन्स है वो क्या होंगे, आपके पंप होंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड है वो भी क्या करता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करता है, 4 प्रोटॉन को पंप करता है। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 4 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आपका रिलीज करके क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, पंप करता है। तो अगर हम बात करें, ये दोनों हमने सेपरेट करके दिखाया, बट दोनों क्या होता है, आपके इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, कि आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं, साइटोक्रोम Q को क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, आपके लो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से जो हायर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो आपका साइटोक्रोम Q की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 से साइटोक्रोम Q की जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपकी पावर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स 1 से कहां पे जाएंगे, साइटोक्रोम Q तक जाएंगे, देन साइटोक्रोम 2 से कॉम्प्लेक्स 3 तक क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो इंटर जो मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे क्या होंगे, आपके बहुत सारे जो प्रोटॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, आपके एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, आपका एक F0 और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ATP मोटर के नाम से जानते हैं। तो अब इस ATP मोटर की बात करें या फिर F0 F1 पार्टिकल्स की बात करें तो इनसे अब ये जो प्रोटॉन्स है आपके हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करेंगे, आपके मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है इन आपके ATP मोटर से जब आपके मूव करेंगे तो आपका जो ADP है वो किस में चेंज होगा, आपका ATP के अंदर क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से क्या होता है, जब एक NADH क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होते हैं, 2.5 ATP की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है। जब एक FADH2 इस प्रोसेस से क्या होता है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन होता है तो क्या होता है, 1.5 ATP क्या होते हैं, आपके जनरेट होते हैं। तो आपके जो NAD और FAD फॉर्म्ड हुए आपके ग्लाइकोलाइसिस में और आपकी क्रैब साइकिल्स के अंदर उनका ऑक्सीडेशन होता है आपके लास्ट स्टेप पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अब कुछ इनिबिटर्स है जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे अगर हम बात करें ATP सिंथेसिस के कुछ इनिबिटर्स होते हैं, जैसे आपके एक इनिबिटर्स है ओलिगोमाइसिन। तो ओलिगोमाइसिन जो आपकी एंटीबायोटिक से क्या करती है, इनिबिट करते हैं एफनेट कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेज। आपकी जो ATP जो सिंथेटेज है उसके F0 जो कंपोनेंट है उसको क्या करती है, इनिबिट करने का काम करती है। वेलिनोमाइसिन की बात करें तो वेलिमाइसिन क्या करती है, डिस्टर्ब करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को बाय ट्रांसपोर्ट पोटेशियम अलोंग दी कंसंट्रेशन। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी फोल्डिंग्स अकर होते हैं जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो वेलिनोमाइसिन है वो क्या करती है, यहाँ पे जो आपकी पोटेशियम जो आयन है उसको क्या करती है, अलोंग दी कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव कराते हैं। दैट मीन्स आपके जो पोटेशियम आयन है वो आपके सेल से क्या करेंगे, आपके इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है वहां पे क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जिसके कारण जो इनकी मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाती है, आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अगर हम बात करें तो अगर हम रेस्ट कंडीशंस की बात करें तो सेल के इनसाइड जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड कैसा होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इन पोटेशियम आयंस के आपके अलोंग दी कंसंट्रेशन मूवमेंट होने के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है, आपकी डिस्टर्ब हो जाने के कारण जो ATP है उसकी सिंथेसिस क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप हो जाती है। तो वेलिनोमाइसिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल्स है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है बाई अलोंग पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, उनको क्या करके ट्रांसपोर्ट करा के। इसके अलावा अनदर जो आपका एक अनकम्प्लीट एजेंट है जिसको हम डीएनपी के नाम से जानते हैं, डाइनाइट्रोफिनोल। डाइनाइट्रो जो फिनोल है ये क्या करता है, एक अनकप्लिंग एजेंट होता है जो परमिएबल्स होता है फॉर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पीएच। आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी चेंज करता है एज वेल एज पीएच को भी क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। तो आपका जो डीएनपी है, मान लो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आपका जो डीएनपी जो मोलिक्यूल्स है कैसा होता है, आपका परमिएबल्स होता है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब ये जो डीएनपी जो मोलिक्यूल से क्या करेगा, अपने साथ हाइड्रोजन जो आयंस है उनको क्या करेगा, अटैच करेगा और अलोंग दी कंसंट्रेशन सेल के मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। फिर से अब ये जो डीएनपी है सेल्स के बाहर आएगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयंस को लेगा, फिर मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स जो प्रोटॉन्स आपके एटीपी पंप से जाने थे वो आपके डीएनपी क्या करेगा, आपके सेल के इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स आपके एटीपी सिंथेसिस से हाइड्रोजन आयन मूव नहीं होंगे, तो आपके एटीपी सिंथेसिस एक्टिव नहीं होगा। दैट मीन्स आपके एटीपी की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, आपकी इनहिबिट हो जाएगी। एक अनदर अनकपलिंग एजेंट होता है, नेचुरल अनकपलिंग एजेंट होता है थर्मोजेनिन प्रोटीन। ये भी क्या करता है, सेम काम करता है कि आपके जो प्रोटॉन्स है उनको आपके एटीपी जो सिंथेटेज है उनसे अलोंग दी कंसंट्रेशन मूव कराने में क्या करता है, आपका इनहिबिट करने का काम करता है। तो आपके जो एटीपी जो सिंथेसिस है उसको ओलिगोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन, डाइनाइट्रोफिनोल एंड थर्मोजेनिन क्या करते हैं, आपके इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के इनहिबिटर्स की बात करें तो आपका रोटेनिन एक प्लांट प्रोडक्ट होता है जो इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। आपका जो कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो प्रोटॉन पंप नहीं करेंगे, और प्रोटॉन पंप नहीं करेंगे तो उनका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा, और इलेक्ट्रो ग्रेडियंट फॉर्म नहीं होगा तो आपकी एटीपी की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। एक इनहिबिटर है अमोर्बिटल अमाइटल। ये भी क्या करता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है उसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। एक है आपकी पेरिसिडिन ए, ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करती है, ब्लॉक करती है आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के। इसमें ये क्या करता है कि आपका जो पेरिसिडिन है वो क्या करता है, आपके को एंजाइम जो क्यू है उसके साथ क्या करता है, कंपीट करता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन एनएडीएच से कहा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कहां पे जाने चाहिए थे, को एंजाइम क्यू के पास जाने चाहिए थे, उनको कौन रिसीव कर लेगा, पेरिसिडिन ए रिसीव कर लेगा। तो आपके नेक्स्ट जो है साइटोक्रोम बी तक क्या नहीं होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो फिर वही क्या होगा, आपके प्रोटॉन पंप नहीं होंगे, एटीपी की जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा एंटीमाइसिन ए की बात करें